चीन की बदमाश कंपनी। पाकिस्तान चीन का आर्थिक गुलाम बन चुका है और अब चीन 400 साल पहले बनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर पाकिस्तान के इलाकों में घुसता जा रहा है। और इसकी सबसे ताजा मिसाल है पीओके। पीओके में चीन पाकिस्तान के लिए एक बांध बना रहा है, लेकिन इस बांध की आड़ में चीन पीओके में घुसपैठ कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। कमाल देखिए, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर उस इलाके में बांध बना रहा है जो कानूनन भारत का हिस्सा है। पीओके में बढ़ा चीन का दखल। पीओके में चीन कर रहा अरबों डॉलर का निवेश। पीओके में चीन की घुसपैठ। शी जिनपिंग का ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति। शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता। शी जिनपिंग विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने वाले चीन के राष्ट्रपति। शी जिनपिंग चीन के ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान के सूत्रधार। कहने को तो चीन एक कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन और उसके हुक्मरानों की चाल, चेहरा और चरित्र पूरी दुनिया के सामने धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है। दरअसल चीन ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने की फिराक में है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बना है पाकिस्तान। पाकिस्तान चीन का आर्थिक गुलाम बन चुका है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान का सबसे अहम बेस भी। और अपने ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान को कामयाब बनाने के लिए चीन अब धीरे धीरे पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में घुसपैठ करता जा रहा है। इसी घुसपैठ का सबसे बड़ा सबूत बना है पीओके में नीलम और झेलम नदियों पर बनने वाला डायमर बाशा बांध। चीन जहां एक और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने उससे लगती हुई सारी जमीनों को लीज पे उठाकर ग्वादर पोर्ट तक 50 साल के लीज पर चीजों को ले चुका है, वहीं दूसरी ओर अब ये डैम बनाने के बहाने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर की जमीनों को भी हड़पने के चक्कर में। चीन और पाकिस्तान में हुए करार के मुताबिक चीन गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में भारत के ऐतराज के बावजूद पीओके में इस बांध को बना रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए चीन ये बांध अपनी सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत बना रहा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि डायमर बाशा बांध पीओके में चीन की घुसपैठ का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा। चीन ने पिछले 2 महीने में पाकिस्तान के साथ पीओके पर 2 करार किए हैं। करार के मुताबिक चीन पीओके में 4 अरब डॉलर का निवेश करेगा। करार के मुताबिक चीन डायमर बाशा बांध बनाएगा। इस प्रोजेक्ट का 70% खर्च चीन की सरकारी कंपनी चाइना पावर उठा रही है। प्रोजेक्ट का 30% खर्च पाकिस्तानी सेना की कंपनी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। डायमर बाशा बांध साल 2028 तक पूरा होगा। डायमर बाशा बांध बनाने में करीब 8 अरब डॉलर की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट को कोहाला हाइड्रो पावर कंपनी ने तैयार किया था। कोहाला हाइड्रो पावर कंपनी चीन की थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसके अंदर डायमर बाशा इलाका है, वहां पे चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरा पैसा लगाकर एक डैम बनाने जा रहा है, जहां से काफी मात्रा में बिजली का उत्पादन होगा। लेकिन ये बिजली जाएगी कहां? ये बिजली जाएगी चीन। और पाकिस्तान को जो बिजली दी जाएगी वो इतने महंगे दामों पे दी जाएगी कि गरीब आदमी तो उसको झेल भी नहीं सकता। चीन पीओके में डायमर बाशा बांध बनाने का काम तो शुरू कर चुका है, लेकिन उसे पीओके में ही
इस प्रोजेक्ट का विरोध झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोग इस बांध के बनने से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर गैर कानूनी तरीके से ये बांध बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बांध को बनाने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा और इस बांध की आड़ में चीन और पाकिस्तान पीओके में बहने वाली नदियों पर भी अपना कब्जा करते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर अपने विरोध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए पीओके के लोगों ने ट्विटर पर सेव रिवर सेव एजेके कैंपेन भी शुरू किया है, लेकिन लोगों के ऐतराज के बावजूद चीन और पाकिस्तान अपनी साजिश के तहत इस बांध को बना रहे हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र के लोगों को ट्रीट करता हुआ आ रहा है, जहां आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के इलाके के अंदर अब जबरदस्ती बिना वहाँ के लोकल लोगों को साथ लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ दायमारा बाशा इलाके के अंदर एक डैम बनाने की सोची, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। और जहाँ तक देखा जाए, मेरा मानना है कि ये समय आ गया है, हिंदुस्तान को भी इसका विरोध बड़े स्तर पर उठा देना चाहिए। पीओके के लोग ही नहीं बल्कि भारत भी पीओके में चीन के बांध बनाने पर कड़ा ऐतराज जता चुका है। भारत का कहना है कि ये इलाका उसके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन चीन की गुलाम इमरान खान सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आलम यह है कि चीन की शह पर उछल रही पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के सुधानोटी जिले में झेलम नदी पर एक और आजाद पट्टान हाइड्रो प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। जानकारों का भी मानना है कि पीओके में निवेश के बहाने चीन भारत को घेरने की फिराक में है और यही वजह है कि चीन पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की मदद से अपना दबदबा बढ़ाने में लगा है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री एलएसी पर गए थे तो शनिवार को एलओसी का दौरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान सीमा पर निगरानी और पाकिस्तान की साजिशों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। वो कुपवाड़ा में सेना की अग्रिम चौकी पर भी गए, जहां भारत माता के जयकारों से पूरी घाटी गूंज उठे। उनके दौरे ने इस बात की तस्दीक कर दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार होने वाली हर हलचल पर भारतीय सैनिकों की नजर है और अगर गलती से पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एलओसी दौरा। एलओसी जाने से पहले किए बाबा बर्फानी के दर्शन। फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों का बढ़ाया जोश। भारतीय जांबाजों की नारों की गूंज से थर्राया पाकिस्तान। ये सरहद पर तैनात भारतीय जांबाजों के नारों की गूंज है और इन बुलंद नारों की दहाड़ की गूंज में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवाज भी शामिल है। जैसे ही भारतीय जवानों के साथ मिलकर भारतीय रक्षा मंत्री ने भारत माता की जय का उद्घोष किया तो यकीनन
कश्मीर की वादियों में गूंज रहे इस जयघोष को सुनते ही पाकिस्तान के हुक्मरानों के होश उड़ गए होंगे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को कुपवाड़ा सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों से मिलने पहुंचे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन तमाम हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरणों का निरीक्षण भी किया जिनके जरिए भारतीय जवान पाकिस्तानी सेना और सरहद में घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर करने के साथ साथ उन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुक्रवार को अगर एलएसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में पिका मशीन गन थी तो शनिवार को एलओसी पर उनके हाथ में एक पिस्टल थी। इसके बाद राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की चेक पोस्ट में कुछ देर बैठकर सरहद की हिफाजत में तैनात भारतीय जवानों की सुरक्षा तैयारियों का जायजा भी लिया। भारतीय रक्षा मंत्री के एलओसी दौरे पर उनके साथ सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ने एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों के साथ बातचीत भी की और चाय नाश्ता भी किया। इसके बाद रक्षा मंत्री ने भारतीय जवानों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। एलओसी से वापस लौटने से पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद पर तैनात जवानों के नाम एक संदेश भी लिखा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शुक्रवार को एलएसी और शनिवार को एलओसी का दौरा अगर सरहद पर तैनात भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाने का था तो इसके जरिए भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साफ संदेश देना चाहता है और वो संदेश ये है कि भारत अपनी सरहदों की हिफाजत करने में पूरी तरह से सक्षम है और गलती से भी अगर चीन या पाकिस्तान ने सरहद लांघने की गुस्ताखी की तो उन्हें उनकी गलती का ऐसा मुकम्मल जवाब दिया जाएगा कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहरा पाएंगे। एलओसी जाने से पहले भारतीय रक्षा मंत्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए उनके धाम अमरनाथ भी गए। अमरनाथ गुफा में राजनाथ सिंह करीब 1 घंटे तक रुके और उन्होंने वहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के साथ पूजा अर्चना भी की। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट मंडप। अमरनाथ धाम में पूजा करने के बाद ही रक्षा मंत्री एलओसी रवाना हुए। एलओसी जाने से पहले उन्होंने अमरनाथ धाम की विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा था। शुक्रवार को रक्षा मंत्री ने एलएसी का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने एलएसी पर भारतीय सेना के जाबाजों का युद्धाभ्यास भी देखा था। एलएसी पर भारत और चीन का तनाव थोड़ा कम जरूर हुआ है लेकिन बरकरार है। ऐसे हालात में अब देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन चीनी कंपनियों पर है जिनके रिश्ते चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए से है। अब ऐसी कंपनियां जो भारत में कारोबार कर रही हैं, उन पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। चीन ने पिछले 17 जून को एक नया खुफिया कानून पास किया है जिसके तहत वो चीनी कंपनियों को पीएलए या चीनी खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने को मजबूर कर सकता है। यानी चीन की कंपनियां दुनिया में कहीं भी काम कर रही हों, उन्हें पीएलए और चीनी खुफिया एजेंसी के संपर्क में रहना होगा। अमेरिकी एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ZTE, टिकटॉक और अलीबाबा जैसी कई चीनी कंपनियां हैं जो लगातार पीएलए के संपर्क में रहते हैं और विदेशों में काम करते हुए चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करती हैं। भारत को भी ऐसी ही कई कंपनियों के बारे में जानकारी है जिसकी वजह से भारत को लगता है कि वो उन देशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं जहां पर ये चीनी कंपनियां काम करती हैं।
मतलब साफ है, भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों को यह संदेश देना चाहता है कि अगर उन्होंने भारत की तरफ गलत नजरों से देखा तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! घात और विश्वासघात, लगता है चीन को इन दो शब्दों पर हद से ज्यादा एतबार है। तभी कई बार पकड़े जाने के बावजूद शी जिनपिंग अपनी इस आदत से बाज नहीं आए हैं। एलओसी से लगातार पीछे हटती सेना के बीच चीन की चालबाजी और धोखेबाजी की एक और कहानी सामने आई है, जिसका भारत के पास पक्का सबूत है। चीन ने एलओसी की निगरानी के लिए अपने पश्चिमी कमान में जो एयरबेस बनाए हैं, वहां नए हथियारों की फिर से तैनाती कर दी गई है। कुछ दिन पहले चीन के शिनजियांग प्रांत के होटान एयरबेस पर कुछ नहीं था, लेकिन अब वहां खतरनाक लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी गई है। शांति वार्ता के बीच चीन की चालबाजी की ये एक नई साजिश है। चीन की चालबाजी का एक और सबूत। शी जिनपिंग की धोखेबाजी की एक और गवाही। लद्दाख में मात खाने के बाद भी चीन न माने। भारत के खिलाफ साजिश रचने के हजार बहाने। अगर धोखेबाजी और चालबाजी का कोई चेहरा होता तो ये बिल्कुल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरह होता। कूटनीति से लेकर रणनीति तक, आर्थिक से लेकर सामरिक तक, हर मैदान में भारत से मात खाने के बाद भी चीन ने कोई सबक नहीं सीखा है। भारत की ताकत देखते हुए ये बातचीत की टेबल तक आने के लिए मजबूर हुआ। लद्दाख सीमा पर हिंदुस्तान की ललकार को देखते हुए चीन ने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन इस दौरान भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। खबर यह है कि चीन ने एलएसी पर निगरानी के लिए जो एयरबेस बनाया था, वहां पर लड़ाकू विमानों की नई खेप तैनात की जा रही है। ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत चल रही है और पीएलए लगातार एलएसी से पीछे हट रही है, ऐसे समय में नए हथियारों की तैनाती से आखिर चीन क्या साबित करना चाहता है? भारत के साथ सीमा विवाद को देखते हुए चीन ने पिछले कुछ सालों में एलएसी के करीब 12 एयरबेस बनाए थे। इनमें से ही एक है चीन के शिनजियांग प्रांत का होटान एयरबेस, जहां पर शी जिनपिंग की एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का नया जखीरा तैनात किया है। वो भी उस समय जब भारत से सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ वार्ता का दौर चल रहा है। सीमा पर शांति के लिए चीनी अधिकारी कस्में खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। चीन ने शिनजियांग प्रांत के होटान एयरबेस पर लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की तैनाती की है। होटान एयरबेस को चीन की वायुसेना एलएसी पर निगरानी के लिए इस्तेमाल करती है। विमानों और मिसाइलों के साथ रडार और एयर डिफेंस के नए सिस्टम भी लगाए गए हैं। सीमा विवाद पर वार्ता के दौरान चीन की ये हरकतें कई सवाल खड़े करती है। ये इस बात को दर्शाता है कि चाइना का चरित्र कितना दोहरा है।
चाइना किस तरीके से धोखे के साथ बर्ताव कर रहा है। चाइना एक तरफ भारत से वार्ता भी कर रहा है, एक तरफ डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बात भी कर रहा है, और दूसरी तरफ वो अपने फोर्स के डिप्लॉयमेंट को भी बढ़ाता जा रहा है। तो चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। होटान एयरबेस पर चीन की ऐसी हलचल कई सवाल खड़े करती है, जिसमें सबसे अहम है इसकी स्थिति। चीन के शिनजियांग प्रांत का होटान एयरबेस एलएसी से करीब 382 किलोमीटर दूर है। यहीं से पीओके के स्कार्दू एयरबेस की दूरी भी होटान से बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे भी चीन के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस जाते रहते हैं। वैसे कहा भी यही जाता है कि जंग छिड़ने पर चीन पीओके के स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। जब भारत के साथ चीन का तनाव अपने चरम पर था, तो चीन के 2 लड़ाकू विमानों ने स्कार्दू में लैंडिंग करके भारत को चेतावनी देने की कोशिश भी की थी। होटान एयरबेस पर यह हलचल एक बार फिर चीन की साजिश की तरफ इशारा करती है। भारत की रक्षा तैयारियां 2 फ्रंट वॉर को ध्यान में रख करके होनी चाहिए, क्योंकि चाइना की जिस तरीके से गतिविधि एलएसी पे दिख रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी उसमें जो गठजोड़ दिखाई देता है, इससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरीके की युद्ध की स्थिति में चाइना पाकिस्तान की टेरिटरी का भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन की इस हवाई हरकत की बात यूं ही हवा में नहीं की जा रही है। देशों की सामरिक रणनीति पर निगाह रखने वाली एक एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके चीन की इस हरकत का सबूत भी पेश किया है। चीन के होटान एयरबेस की पहली सैटेलाइट तस्वीर में लड़ाकू विमानों का जखीरा दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में सपोर्ट सिस्टम और चीन के शनाक्सी फाइटर प्लेन को साफ देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर में रडार को लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म नजर आता है और उसके कंट्रोल रूम भी दिखते हैं। ये तस्वीरें 17 जुलाई की हैं, यानी एलएसी से 300 किलोमीटर दूर चीन की हरकतें एक बार फिर तेज होती जा रही हैं। चाइना की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उसमें धोखा देना, साम दाम दंड भेद और हर तरीके की अवसरवादिता, हर तरीके का विस्तारवाद उसमें शामिल है। इसी वजह से चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जो भी वार्ता चल रही है उसको लेकर के फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है। लेकिन चीन नहीं जानता है कि वो कितने भी J-8 और शनॉक्सी Y-8 जैसे फाइटर प्लेन्स की धौंस दिखा दे। भारत के सुखोई 30, मिराज 200 के सामने ये कहीं नहीं टिकने वाले। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि एलएसी पर भारतीय हवाई ताकत के सामने चीन की हवाई सेना फुस है। इसलिए चीन कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के गगन रक्षक उसे पल में पाट पड़ा देंगे। लगता है चीन को बहादुरी और कायरता में फर्क नहीं पता। दुश्मन को धोखे में रखते हुए उस पर पीछे से वार करने की चीन की पुरानी फितरत रही है, लेकिन अब भारत ने भी चीन की भाषा में ही चीन को जवाब देना भी शुरू कर दिया है। जल से, थल से, वायु से भारत के जाबाज सीना ठोककर बिल्कुल सामने से शी की सेना को चेतावनी दे रहे हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार के पास एक बड़े नौसेना युद्धाभ्यास को अंजाम देकर भारत ने एक बार फिर चीन को चौंकने के लिए मजबूर कर दिया है। की सेना पीछे हटी। वायु में भी चीन पड़ा कमजोर। जल में भी चीन को नहीं चैन।
तरफ से घेरता जा रहा है। पहले लद्दाख में चीन की सेना हारकर पीछे हटी, फिर सुखोई और मिराज के सामने चीनी फाइटर प्लेन पानी मांगने लगे। अब समंदर में भी शी जिनपिंग की सेना भारतीय नौसेना के दम के आगे बेदम होती जा रही है। एक तरफ दक्षिण चीन सागर में अमेरिका लगातार चीन के एकाधिकार को चुनौती दे रहा है, तो दूसरी तरफ हिंद महासागर में भारत और जापान चीन का सांस लेना भी मुश्किल करते जा रहे हैं। जमीन पर मात देने के बाद भारत अब चीन को समंदर में घेरने की रणनीति पर तेजी से अमल कर रहा है। अंडमान निकोबार के पास भारतीय नौसेना के अभ्यास के जरिए भारत ने चीन को एक साथ कई संदेश दे दिए हैं। अब ये साफ है कि चीन की बेईमानी अब समंदर में भी नहीं चलेगी और इसमें भारत के सबसे बड़े सहयोगी हैं जापान और अमेरिका। सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जिसमें अंडमान निकोबार में एक बड़े नौसेना युद्धाभ्यास को अंजाम देकर चीन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। इस समुद्री ड्रिल से भारत ने चीन को संदेश देने का काम किया है। लद्दाख में चालाकियां कर रहे चीन की भारतीय जवानों ने एक नहीं चलने दी और अब समुद्र में भी भारतीय नौसेना चीन से दबने वाली नहीं है। भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक बड़े नौसेना अभ्यास को अंजाम दिया है, जिसमें विध्वंसक मिसाइलों के साथ लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। जून में ही मलक्का में भारत ने जापान के साथ एक बड़ा अभ्यास किया था और इसके ठीक कुछ दिन बाद भारत की इस ताकत को देखकर चीन की हालत खराब है। इस तरीके की एक्सरसाइज करके भारत ने ये स्पष्ट रूप से अपने जो शक्ति को जताया है कि यदि भविष्य में चाइना किसी भी तरीके की हिमाकत करता है तो चाइना के जो वाइटल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ से चाइना का बहुत सारी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, उसको भारत ब्लॉक कर सकता है, उसको जो है भारत पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकता है। बात केवल युद्धाभ्यास की नहीं है। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास में जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए, उसे देखकर शी जिनपिंग के माथे पर भी पसीना आ जाएगा। भारत ने अंडमान निकोबार के पास हुए नौसेना युद्धाभ्यास में पोसाइडन P-8 विमान का इस्तेमाल किया। ये समुद्र में गश्त लगाने वाला एक सैन्य लड़ाकू विमान है। ये समुद्र के अंदर छिपे पनडुब्बी पर निशाना साधने में माहिर है। साथ ही समुद्र की सतह पर भी इसकी मार अचूक होती है। पोसाइडन P-8 घातक हार्पून मिसाइल से लैस होता है। हार्पून मिसाइल इतना घातक होता है कि इसे सबमरीन किलर के नाम से जाना जाता है। बात केवल ताकत दिखाने की ही नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारत की ये ड्रिल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ से चीन के कुछ समुद्री रास्ते गुजरते हैं, जहाँ चीन कई व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देता है। चीन के लिए ये ड्रिल किसी डबल अटैक जैसी है। चाइना के बढ़ते हुए आधिपत्यवादी व्यवहार की वजह से अब उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी भी कर रही है। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये चाइना के नकारात्मक चरित्र के ऊपर लगाम लगाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी और ये चाइना को एक चेतावनी भी देती हैं कि चाइना यदि ऐसे ही इस तरह की मंशा उसकी जारी रही तो आने वाले समय में उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। उधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन की घेराबंदी कर रखी है। ट्रंप ने अपने 2 बड़े वॉरशिप वहां भेजकर चीन की नाक में दम कर रखा है। इधर हिंद महासागर में भारत ने जापान के साथ मिलकर जून में ही एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था। ऐसे में चीन को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां जाए, किधर जाकर दुश्मन से अलग 2 मिनट चैन की सांस ले। अब चाइना पूरी तरीके से घिरता जा रहा है। चाइना को लोकतांत्रिक देश अपने लोकतांत्रिक वैल्यू सिस्टम के लिए एक तरह के खतरे के रूप में स्पष्ट रूप से देखने लगे हैं और चाइना की जो मंशा है वो पूरे विश्व में अथॉरिटेरियन वैल्यू सिस्टम को इम्पोज करने की है। वो पूरे विश्व में नंबर 1 बनना चाहता है और उसके लिए वो धोखे का, साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सब उन पापों का नतीजा है जो कोरोना काल में चीन ने किए हैं।
महामारी को लेकर शी जिनपिंग पहले ही दुनिया के निशाने पर थे। ऐसे में भारत से दुश्मनी मोल लेकर चीन ने अपने लिए शामत